Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home, so we are providing you online classes on behalf of St. Ange's Public School, Bagpat. So student, today here we go with chapter 3rd of English main course book of class 8th. And the title of the chapter is The Footsteps Die Out Forever. Student, this is a short part of a novel, and this novel was written by a great English writer and a greatest novelist named Charles Dickens. So first of all, before starting this chapter, let's talk about the writer of this beautiful chapter, Charles Dickens. Charles Dickens was known as one of the greatest novelists in English language, and he was born in 1812 and he was died in 1870. He was an English writer. वो एक अंग्रेजी भाषा के लेखक थे एंड अ सोशल क्रिटिक मीन्स होता है आलोचक, और सामाजिक आलोचक भी थे, यानी कि जो समाज की बुराइयों को सामने रखते हैं. He created some of the world's best known fictional characters. उन्होंने दुनिया के बहुत ही प्रसिद्ध फिक्शनल मीन्स क्या होता है, कल्पित या काल्पनिक, इमेजिनरी कैरेक्टर्स को डेवलप किया है, क्रिएट किया है अपनी स्टोरी के माध्यम से, अपने नॉवेल्स के माध्यम से. यानी कि उन्होंने दुनिया के अंदर जो आज के वक्त में बहुत ही फेमस कैरेक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स उनकी नॉवेल से, उनकी स्टोरी से ही लिए गए हैं. तो वे क्रिएटर भी हैं बहुत से वेल फेमस फिक्शनल कैरेक्टर्स के, एंड इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट. और उनको रिगार्डेड मीन्स होता है माना जाता है, उनको माना जाता है सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे महान नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार ऑफ द विक्टोरियन इरा, विक्टोरियन युग के. His stories are famous for their depictions. Depictions मीन्स क्या होता है, चित्रण करना. यानी कि उनकी जो कहानियाँ होती हैं वो ज़्यादातर फेमस किस लिए होती हैं, फॉर देयर डिपिक्शन, क्योंकि वो जो कहानी में चित्रण करते हैं, यानी कि जिस तरीके से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ अर्ली विक्टोरियन लंदन, किसके, जो विक्टोरियन एज थी, यानी कि विक्टोरियन युग जिसको कहा जाता है, लंदन में उस वक्त किस तरह के कैरेक्टर्स थे, उन कैरेक्टर्स को, उन सिचुएशंस को, उन परिस्थितियों को कैसे डिपिक्ट करते हैं वो अपनी स्टोरीज़ में, ये इस बात के लिए ज़्यादा फेमस है. एंड फॉर देयर एक्सप्लोरेशन मीन्स होता है खोज, यानी, और ये इस चीज़ की भी एक्सप्लोर करते हैं, इस चीज़ को भी प्रदर्शित करते हैं, इस चीज़ की भी खोज करके सामने रखते हैं, क्या, ऑफ द मेजर सोशल इशू, जो भी मुख्य सामाजिक मुद्दे रहे हैं उस एज के, उस युग के, विक्टोरियन एज के, वो भी ये एक्सप्लोर करते हैं, उनके बारे में भी ये व्याख्या करते हैं, और उनको भी अपने स्टोरीज़ के अंदर एक मुख्य स्थान देते हैं, ऑफ दोज टाइम्स, उन दिनों की. इस वजह से भी इनको पूरी दुनिया में जाना जाता है. बिसाइड्स अ टेल ऑफ टू सिटीज़, मैंने भी आपको बताया जो चैप्टर है द फुट स्टेप्स डाई आउट फॉर एवर, ये एक छोटा सा पार्ट है किसका, एक नॉवेल का, जिसका नाम क्या है, टेल ऑफ टू सिटीज़. तो इन्होंने ना सिर्फ ये जो फेमस नॉवेल है टेल ऑफ टू सिटीज़, ना केवल ये लिखा है, बल्कि इसके अलावा हिज अदर वेल नोन वर्ड्स इंक्लूड ओलिवर ट्विस्ट. इसके अलावा भी उनके बहुत सारे फेमस नॉवेल है जिनमें नाम किन किन के हैं, फर्स्ट ओलिवर ट्विस्ट, सेकंड अ क्रिसमस कैरोल एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन. ये उनके फेमस नॉवेल्स में से एक हैं. लेट्स सी स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस chapter, so please pay attention.
Before starting this chapter, we just want to talk about the story, the theme of this chapter, which is being driven from the novel A Tale of Two Cities. ये जो स्टोरी है ये इस नॉवेल से ली गई है। तो सबसे पहले इस स्टोरी को शुरू करने से पहले हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसी पर बेस है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकेंस इज़ अ वेरी फेमस हिस्टोरिकल नॉवेल सेट इन लंदन एंड पेरिस। ये जो चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास है जिसका नाम क्या है, ए टेल ऑफ टू सिटीज़, ये बहुत ही फेमस ऐतिहासिक नॉवेल है जो जिसकी कहानी जो है वो दो शहरों पर बेस है। पहला पेरिस यानी कि फ्रांस और दूसरा लंदन यानी कि इंग्लैंड। और इट इज द स्टोरी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये जो स्टोरी है किसकी, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ की, ये जो स्टोरी है ये असल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ही एक जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी उस वक्त की ही ये स्टोरी है, जिसके अंदर चार्ल्स डिकेंस ने एक नई स्टोरी रिप्रेजेंट की है लोगों के सामने। ये उस वक्त की कहानी है जब फ्रांस की क्रांति ज़ोरों पर थी और फ्रांस में लोगों का बहुत बुरा हाल था, बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर फैक्ट कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो 1780 के दौरान हुई थी। इट इज़ ए टेल ऑफ वायलेंस। ये जो कहानी है ये कहानी है वायलेंस की, हिंसा की, एंड इनजस्टिस और अन्याय की, एज वेल एज ऑफ लव, प्यार की, और एंड सेक्रीफाइस और त्याग की। ये जो कहानी है ये हिंसा और अन्याय की कहानी है, साथ में प्यार और त्याग की भी कहानी है। सिडनी कार्टन इज़ अ ब्रिटिश लॉयर। अब इस स्टोरी को शुरू करने से पहले हम पहले इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें 3 मेजर कैरेक्टर हैं जो मुख्य किरदार में हैं। पहला है सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन कौन है? ये एक ब्रिटिश लॉयर है जो हु फॉल्स इन लव, जो प्यार करता है विद लूसी मैनेट, लूसी मैनेट से। लूसी मैनेट एक फ्रेंच लेडी है, यानी कि फ्रांस के रहने वाले। और लूसी मैनेट जो है लव्स चार्ल्स डार्नी एवरमोंड, और लूसी जो है वो प्यार किससे करती है? चार्ल्स डार्नी से। चार्ल्स डार्नी एवरमोंड उसका पूरा नाम है। और चार्ल्स डार्नी जो है वो एक मेंबर है ऑफ फ्रेंच रूलिंग क्लास। ये फ्रेंच रूलिंग क्लास क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अब थोड़ा नॉवेल के स्टार्टिंग में आते हैं। जो कहानी की शुरुआत है ये फ्रांस से होती है। फ्रांस के ये सभी रहने वाले हैं और फ्रांस में चूँकि क्रांति चल रही है, रिवॉल्यूशन चल रहा है, तो जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही है, जिसकी वजह से ये वहाँ से बच निकल कर कहाँ आ जाते हैं? इंग्लैंड आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं? इंग्लैंड। और इंग्लैंड आकर असल में अभी हमने एक फैक्ट पढ़ा था कि सिडनी कार्टन जो है वो किससे प्यार करता है? लूसी मैनेट से। और लूसी मैनेट किससे प्यार करती है? चार्ल्स डार्नी से। अब प्रॉब्लम एक थी कि सिडनी कार्टन प्यार मन ही मन करता था, वो इतनी हिम्मत कभी नहीं कर पाया कि वो लूसी को बता सके कि वो उससे प्यार करता है। और वक्त चलते इनकी मुलाकात जो लूसी है और चार्ल्स डार्नी जो हैं, इन दोनों की मुलाकात होती है और चार्ल्स डार्नी इसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे लूसी और चार्ल्स एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं और एक दूसरे से लंदन के अंदर ही शादी कर लेते हैं। अब जो सिडनी कार्टन है उसकी शादी तो लूसी से नहीं होती, लेकिन वो मन ही मन उससे प्यार ज़रूर करता है।
अब हम एवरमोंड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एवरमोंड एक मेंबर है किसका? ऑफ फ्रेंच रूलिंग क्लास। फ्रेंच रूलिंग क्लासेस क्या है? दीज आर द फैमिली ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स मीन्स ऐसे लोग जो रईस हैं, जो रिच पीपल हैं, यानी कि जो अमीर लोग थे फ्रांस के, ये उन घरानों में से हैं। यानी कि जो जिससे शादी हुई है लूसी की, वो एक अमीर घराने का लड़का है। और यहाँ एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो असल में लड़ाई अमीरों और गरीबों के बीच हो रही थी। जो अमीर लोग थे फ्रांस के, वो गरीबों के साथ बहुत ही अन्याय किया करते थे। उनको बहुत ही जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। वो हर तरीके से गरीबों को दबा कर रखते थे, जिसकी वजह से गरीबों के दिलों में नफरत पैदा हो गई और आखिरकार उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। वो जगह जगह अमीरों को पकड़कर मारने लगे और उनको मौत के घाट उतारने लगे, क्योंकि उनके साथ भी, यानी कि गरीबों के साथ भी जो एरिस्टोक्रेट्स थे, यानी कि फ्रांस के जो अमीर लोग थे, वो बहुत ही बुरा बर्ताव किया करते थे जो असहनीय था। लेकिन इसके विपरीत एवरमोंड था तो वो भी एक अमीर परिवार से, लेकिन वास्तव में वो एक बहुत ही भला इंसान था। और शादी करने से पहले लूसी मैनेट नहीं जानती थी कि वो एक अमीर परिवार से है, यानी कि वो भी एक एरिस्टोक्रेट्स हैं। लेकिन एवरमोंड ने ये वादा किया था कि मैं अभी तुम्हें नहीं बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन शादी होने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। क्योंकि वो जानता था कि जो लूसी है वो एक गरीब परिवार से थी। वो जानता था कि अगर वो उसे बता देगा कि मैं एक अमीर परिवार से हूँ तो शायद वो उसके प्यार को ठुकरा देगी और उससे शादी नहीं करेगी। लेकिन वो शादी के बाद सब कुछ उसे सच सच बता देता है और लूसी भी उसको माफ़ कर देती है। अब यहाँ एक फैक्ट है जो मैं आपको कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि एवरमोंड जो है वो एक अमीर परिवार से बिलोंग करता है और उसके परिवार वाले भी दूसरे अमीर परिवार वालों की तरह ही बहुत ज़्यादा निर्दयी थे। यहाँ तक कि उसके जो पिता थे, किसके? एवरमोंड के। चार्ल्स डार्नी एवरमोंड के जो पिता थे और उसके जो अंकल थे, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया था। उसके पिता और उसके अंकल दोनों ने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया था। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द थर्ड पैरा। इवन दो एवरमोंड हैज़ नॉट इल ट्रीटेड एनीबडी। देखो यहाँ इस स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा गया है कि जो एवरमोंड है, यानी कि चार्ल्स डार्नी जो है जिससे उस लूसी की शादी हुई है, उसने कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। ही इज़ कैप्चर्ड, लेकिन फिर भी उसको कैप्चर कर लिया गया था, उसको कैद कर लिया गया था। अब यानी कि कैद किसने किया था, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रही थी, जो फ्रांस की क्रांति हो रही थी, और जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने इसको कैद किया था। किसको? लूसी के पति, जो अमीर घराने का लड़का मिस्टर चार्ल्स डार्नी एवरमोंड है, इसको गिरफ्तार कर लिया था, पकड़ लिया था। एंड ऑर्डर टू बी किल्ड, और इसको मारने का भी आदेश दे दिया था। अब ऐसा क्यों कर रहे थे वो लोग? क्योंकि गरीबों की नज़रों में जितने भी अमीर थे वो सब एक जैसे थे, और वो नहीं चाहते थे कि अमीरों के खानदान का एक भी मेंबर जिंदा बचे। इसीलिए वो एवरमोंड को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। एंड टू बी किल्ड, मारने के लिए, फॉर क्राइम्स, उस क्राइम की वजह से उसको मारा जा रहा था दैट वाज कमिटेड बाय हिज फादर, जो उसके पिता के द्वारा और अंकल के द्वारा कमिट किया गया था। अब ये जो क्राइम है वो क्या था, आई जस्ट वांट टू टेल, ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि उसके पिता ने और उसके अंकल ने एक गरीब लड़की को रेप किया था, और रेप करने के बाद उन्होंने उस लड़की को उसके घर वालों के समेत पूरे घर को आग लगा दी थी, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार मारा गया था। इतनी निर्दयता के साथ उन्होंने उस लड़की की हत्या की थी।
और जब ऐसी क्रुएल्टी लोगों ने देखी तो उनके अंदर नफरत की भावना भड़क उठी और उन्होंने फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कर दी। हालांकि एवरमोंट अपने परिवार वालों के खिलाफ था और इसी वजह से वो लंदन आके रह रहा था अपने परिवार वालों से दूर, लेकिन फिर भी जो गरीब लोग थे वो इस बात को नहीं समझ रहे थे। अब एक बात यहाँ हो चुकी थी कि एवरमोंट को क्या कर चुके थे, वे कैप्चर कर चुके थे। उन्होंने क्रांति भड़क गई थी, चारों तरफ लोग इसका विद्रोह कर रहे थे और विरोध के अंदर ही क्या कर लिया गया, एवरमोंट को ढूंढ लिया गया और उसको कैप्चर कर लिया गया, उसको पकड़ लिया गया, उसको कैदी बना लिया गया। अब उसको कैदी बनाकर एक जेल में रख दिया गया। अब आगे क्या होता है, जब उसको कैदी बना लिया जाता है तो इस बात की खबर लगती है सिडनी कार्टन को। किसको? सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन, मैं आपको एक बार याद दिला दूं, सिडनी कार्टन एक ब्रिटिश लॉयर है जो लूसी से प्यार करता है और लूसी ने शादी किससे कर ली है? इस चार्ल्स डार्नी एवरमोंट से। अब चार्ल्स डार्नी एवरमोंट को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी खबर किसको लग जाती है? सिडनी कार्टर को। अब वो उसको एक लत पड़ चुकी है, वो एक ड्रिंकर, एक शराबी बन चुका है, और क्योंकि उसके मन में अपने लिए हीन भावना जागृत हो चुकी है। हीन भावना किस लिए? वो समझता है कि उसका जो जीवन है वो निस्वार्थ है, मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं है, यानी कि वो किसी काम का नहीं है। अब उसको जब ये पता लगता है कि लूसी के पति को अरेस्ट कर लिया गया है और उसे मृत्युदंड भी मिल चुका है, अब वो मरने वाला है, तो वो अपने प्यार की यहाँ पर अपने प्यार को निभाने की कोशिश करता है। तो वो एक प्लान बनाता है, किसको बचाने के लिए? एवरमोंट को बचाने के लिए। तो एवरमोंट को जब बचाने के लिए वो प्लान बनाता है, तो प्लान में वो लूसी से पहले जाकर मिलता है और मिलने के बाद वो सारी सिचुएशंस का पता निकालता है कि आखिर उसको किस जेल में रखा गया है। और यहाँ वो एक फैक्ट का फ़ायदा उठाता है। वो फैक्ट क्या था कि ये दोनों, कौन कौन? सिडनी और चार्ल्स, दोनों एक जैसे दिखते थे, यानी कि ये दोनों हूबहू एक जैसी इनका जो फेस था वो बिल्कुल एक दूसरे के जैसा था। तो यहाँ सिडनी के दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे वो समझता था कि हाँ वो एवरमोंट को बचा लेगा। तो वो अपने एक दोस्त जो कि एक जासूस था उसकी मदद से उस जेल में पहुंचता है जिस जेल में चार्ल्स डार्नी एवरमोंट को रखा गया था, और वहाँ चालाकी से क्या करता है, अपने आप को गिरफ्तार करा लेता है और वहाँ से किसको फरार करा देता है? एवरमोंट को। यानी कि खुद जाकर अरेस्ट मतलब चुपके से जेल के अंदर चला जाता है अपने जासूस दोस्त की मदद से और चार्ल्स डार्नी को आज़ाद करा देता है और लूसी मैनेट के साथ वहाँ से उसको फरार करा देता है। इस तरीके से वो समझता है कि उसने अपने प्यार को एक तोहफा दे दिया है, अपने प्यार को खुशी दे दी है, और वो अपने लाइफ को मीनिंगफुल समझने लगता है कि उसका जीवन आखिरकार किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए आया, क्योंकि उसकी नज़रों में चार्ल्स डार्नी भी निर्दोष था। भाई गलती उसके परिवार वालों ने की थी, उसने नहीं की थी, और वो उसके खिलाफ भी था, लेकिन लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो आखिरकार हमारी स्टोरी कहाँ पहुँच चुकी है कि सिडनी कार्टन जो है वो फिलहाल जेल के अंदर है और उसने लूसी मैनेट के साथ चार्ल्स डार्नी उसके पति को वहाँ से फरार कर दिया है। अब ऑन द डे ऑफ द एग्जीक्यूशन, अब एग्जीक्यूशन यानी कि उसको मृत्युदंड दिया जा चुका था, अब उसने अपना होलिया भी बिल्कुल उसके जैसा बना लिया था, चार्ल्स डार्नी के जैसा। कुछ तो उनकी जो फेस था वो बिल्कुल मिलता ही था, वे एक दूसरे के हमशक्ल थे, और अब उसने होलिया भी ऐसे ही बना लिया था। तो अब जिस दिन उसको एग्जीक्यूट किया जाना था, यानी कि जिस दिन उसको मृत्युदंड दिया जाना था, उस दिन क्या हुआ, सिडनी कार्टन यूजेस हिज फिजिकल रिसेम्बलेंस
तो फिजिकल रिसेम्बलेंस का यानी कि जो शारीरिक रूप से एक समानता थी, रिसेम्बलेंस था यानी कि एक समान दिखते थे, उसने उसका इस्तेमाल किया टू एवरमोंड, जो एवरमोंड से उसकी फिजिकल अपीयरेंस मिलती थी, टू सेव हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। कार्टन गेट्स इनसाइड द प्रिजन, कार्टन जो है वो उस जेल के अंदर चला जाता है, वेयर एवरमोंड इज बीइंग हेल्ड, जहाँ एवरमोंड को रखा गया है, एंड विद द हेल्प ऑफ ए स्पाई, और वो एक जासूस की मदद से ही सीक्रेटली चेंजेस प्लेसेस विद एवरमोंड, और वो चुपके से एवरमोंड के साथ जगह बदल लेता है, यानी कि उसकी जगह खुद चला जाता है और उसकी जगह उसको अपनी जगह बुला लेता है। तो ये जो चैप्टर है, देखो अभी तक जो स्टोरी बताई जा रही थी वो नॉवेल की स्टोरी थी। अब ये जो चैप्टर है, द फुट स्टेप्स डाई आउट फॉर एवर, दिस एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, पार्ट। दिस एक्सेप्ट इज अबाउट द लास्ट आवर्स ऑफ सिडनी कार्टन्स लाइफ, ये जो अंश है, ये जो पार्ट है, ये सिडनी कार्टन की जिंदगी के आखिरी चंद घंटे जो बचे हुए हैं। असल में जो है अब उसको मृत्युदंड देने के लिए गाड़ियों में भरकर बाकी कैदियों के साथ ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है? ही इज बीइंग टेकन टू द गिलोटीन, गिलोटीन की तरफ उसको लेके जाया जा रहा है। अब गिलोटीन क्या होता है? गिलोटीन आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये पुराने वक्त का, देखो अलग अलग देशों में जो मृत्युदंड है वो अलग अलग तरीक़ों से दिया जाता है। कहीं फांसी पर लटका दिया जाता है, कहीं किसी को शूट किया जाता है बंदूक के साथ, कहीं किसी को जहर का प्याला दिया जाता है। और फ्रांस के अंदर उस वक्त जो ये चलन था मृत्युदंड देने का, वो ये था कि उसको गिलोटीन के ज़रिए उसका सर काट दिया जाता था। कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को इसके जो आप फिगर में दिखाई दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को लिटाया जाता था और ऊपर से एक ब्लेड आकर उसकी गर्दन को काट देता था। तो गिलोटीन की तरफ उसको ले जाया जा रहा था विद अदर मेंबर्स ऑफ द नोबिलिटी, जो भी नोबिलिटी के मेंबर थे। नोबिलिटी यानी कि उच्च दर्जे के जो लोग थे, यानी कि अमीर लोग जो थे, उन सब के साथ गाड़ियों में भरकर उनको कहाँ ले जाया जा रहा था? मारने के लिए। अब यहाँ लास्ट कुछ घंटों में वो क्या कहता है, उसके साथ क्या क्या होता है, यही इस चैप्टर के अंदर बताया जा रहा है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट in the next part of the video. So student, this was the end of part first. I hope you all are fine. Student, we will meet you in the next video with second part of this chapter. Till then, stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.